गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का सारंग गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं डॉक्टर पुष्कर गिरी पुनः एक नए क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 के एक पोएम को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज के इस क्लास में हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है एन एपिटाफ। तो चलिए हम पोएम की शुरुआत करते हैं। हमारा पोएम है एन एपिटाफ, जिसके पोएट कौन है? वाल्टर डेला मेयर। अब इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमें पोएट के बारे में, अबाउट द पोएट की जानकारी लेनी होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पोएट के बारे में जानेंगे कि पोएट का वर्क क्या है। तो वाल्टर डेला मेरे जो हैं वो सबसे पहले मॉडर्न पोएट के नाम से जाने जाते हैं। किस पोएट का नाम है? मॉडर्न पोएट। क्यों? क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? बॉर्न ऑन 1873, 1873 में जन्म हुआ था। कहाँ पे? यूके, इंग्लैंड में हुआ था। इनको क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने सम्मानित किया था। कौन किया था? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। तो इस पोएम में हम बेसिकली क्या क्या जानेंगे कि इस पोएम का थीम क्या है, इस पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्टाइल क्या है, और अंत में हम समरी जानेंगे कि एक्चुअली समरी क्या है। क्योंकि आपको पता है कि यह एक बहुत छोटी सी कविता है जो कितने लाइन में है? 2 स्टैंजा। कितने स्टैंजा? 2 स्टैंजा और 8 लाइन्स में लिखी गई है। बहुत ही छोटी कविता है और खूबसूरत कविता है, और इसको हम ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि आप हमेशा इसको याद रखें, आप इसको भूलें नहीं। क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं पोएम में वह आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर पोएम का थीम क्या है, किस स्ट्रक्चर में लिखी गई है और किस स्टाइल में लिखी गई है। इसके अलावा इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किए गए हैं, इन सारे की हम चर्चा करेंगे। और अंत में एक कंप्लीट समरी एनालिसिस, जिसको हम लोग एनालिसिस कहेंगे, उसको हम लोग इस कविता के माध्यम से जानेंगे। तो हमने जाना क्या कि इनका जन्म 1873 में हुआ था। यह मॉडर्न पोएट के नाम से जाने जाते हैं। और कहां से हैं? तो इंग्लैंड से हैं। इसके अलावा पोएट के अलावा और क्या क्या है? ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और नोवेलिस्ट भी हैं। तो जब आप अपने आंसर जवाब को, चुकी इसमें से जो क्वेश्चन समरी लिखने के लिए आएगा वो 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर में आपको थोड़ा सा अपने पोएट के बारे में चर्चा कर देनी है, उसके वर्ष की चर्चा कर देनी है, और तब आपको पोएम के बारे में लिखनी है। तो 5 नंबर में आप इन चीजों को आप अपने आंसर में लिखेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारा दिमाग में एक कुछ चीज है। हमारा जो नेक्स्ट फेज है वह क्या है? पोएम स्ट्रक्चर। पोएम स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, जिसमें हम क्या चर्चा करेंगे? यह जो पोएम है, मैंने पहले बताया कि यह पोएम कितने लाइन में लिखी हुई है? 8 लाइन्स में लिखी गई है। क्योंकि जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको जब पोएम का समरी करेंगे तो आप उसका आंसर जरूर करेंगे। जैसे वह किस स्टाइल में लिखी गई है, किस स्ट्रक्चर में लिखा गया है, और कौन कौन से पोएटिक डिवाइस इसमें यूज किए गए हैं,
इनकी अगर चर्चा आप अपने आंसर में करेंगे तो आपका आंसर बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए क्या है पहला कि ये जो है वह 2 स्टैंजा की पोएम है और टोटल 8 लाइंस। एक स्टैंजा में 4 लाइन लिखा हुआ है और दूसरे स्टैंजा में फिर 4 लाइन। और इसमें जो हमने मीटर यूज किया है वो कौन सा यूज किया है? इयाम्बिक टेट्रामीटर यूज किया गया। मीटर की जब चर्चा करेंगे तो मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे कि इयाम्बिक टेट्रामीटर। उसी तरह जब हम स्टाइल की बात करेंगे तो स्टाइल में एक सिंपल स्टाइल है, एक डायरेक्ट स्टाइल है और एक लिरिकल स्टाइल है। तीनों स्टाइल की चर्चा इस छोटे से पोएम में की गई है। क्योंकि यह एपिटाफ जो आपका पोएम है, एंड एपिटाफ बेसिकली जो एपिटाफ वर्ड है वह क्या है? जहां पे इसको हम लोग हिंदी में कब्र बोलते हैं, या जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके याद में जो हम जहां पे उनको कब्र बनाते हैं उसी को हम लोग अंग्रेजी में एपिटाफ कहते हैं। अब इस पोएम में कवि जो है, जो हमारे पोएट हैं वाल्टर डेलामरे, वह एक ब्यूटीफुल लेडी, ये एक ब्यूटीफुल लेडी की चर्चा करते हैं जिनका की देहांत हो गया है, डेथ हो गया है, और डेथ होने के बाद उन्हीं का एपिटाफ बना है, उन्हीं का कब्र बना है। अब यहां पोएट कहते हैं कि ये जो ब्यूटीफुल लेडी है वह वेस्टर्न कंट्रीज में, मतलब कि पश्चिम के जितने भी कंट्री हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, उस वेस्टर्न कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला है, ब्यूटीफुल लेडी है, जिनका देहांत हो गया है और उनका कब्र बना है। अब उसकी सुंदरता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी सुंदरता है, सुंदरता के साथ साथ आपने अपने पूरे जीवन में क्या वर्क किया है यह भी मायने रखती है। क्योंकि सुंदरता जो है एक समय आता है वो ढलते जाती है। आपकी सुंदरता ढलते, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी सुंदरता ढलेगी, लेकिन आपके जो कर्म है वह हमेशा याद किए जाएंगे। जैसे अगर आपने पूरे लाइफ में जो भी काम किया है, जो भी वर्क किया है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने खुद के इंडिविजुअल के लिए, वह आपके मरने के बाद लोग याद करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह इस लेडी के देहांत के बाद इसकी सुंदरता को याद करते हुए कवि जो है बताते हैं कि नेचुरल ब्यूटी के साथ आदमी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके कर्म याद किए जाते हैं, और कहते हैं अभी तो मैं जिंदा हूं तो मैं इस ब्यूटीफुल लेडी को याद कर रहा हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद क्या इनको कोई याद कर पाएगा? इसलिए यहाँ कवि जो है वो चिंतित हैं कि जब तक मैं इस दुनिया में जीवित हूं तब तक तो मैं इस खूबसूरत लेडी के बारे में याद कर रहा हूं, लेकिन क्या मेरे मरने के बाद इस लेडी के बारे में कोई याद करेगा? क्योंकि अब यहाँ पर इसकी सुंदरता की जगह हम किसकी चर्चा करेंगे? आपने अपने पूरे लाइफ में वर्क क्या किया, आपने किस मुकाम तक अपने आप को सिद्ध किया है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो सोसाइटी के लेवल पे हो, या समाज के ऊपर हो, देश के ऊपर हो, और अलग तरीके से आपने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट किया है यह भी मायने रखता है। तो इस पोएम में हम इसकी भी चर्चा आगे करेंगे। अब आगे जो है, अब हम इस पे थोड़ा सा थीम पे चर्चा करेंगे आपके साथ। थीम में हमें क्या देखना है कि थीम्स में जो मेजर पॉइंट्स हैं, उस मेजर पॉइंट्स में पहला जो है देखिए मोर्टालिटी की बात की गई है। मोर्टालिटी आपको पता है, MORTALITY, क्या दिया गया है? डेथ स्पेयर्स नो वन। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु से परे है। आपने अगर जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु निश्चित है। दूसरा जो है वो
ट्रांसेंस ऑफ ब्यूटी, अभी मैंने चर्चा की, दैट इज द आउटर ब्यूटी फेस। आप जब तक यंग हैं आपकी सुंदरता कायम है, लेकिन जैसे जैसे आपके एज ढलेंगे, जैसे जैसे आपकी उम्र ढलेगी, आपकी सुंदरता में कमी आएगी। लेकिन अगर आपने अपने लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया है, वह कार्य आपको हमेशा याद किया जाएगा। आपके मरने के बाद भी लोग याद करेंगे कि फलाना व्यक्ति जो है अपने इस व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। ठीक है, तीसरा जो हमारा पॉइंट है, लाइफ मेमोरी आर फ्रेजिल। जो हमेशा आपकी याद करने वाली चीजें हैं वो आपके इंसेसेंट, INCESSENT, लगातार जो वर्क है उसको हम लोग इंसेसेंट वर्क बोलते हैं, वही आपके लाइफ ऑफ वर्क्स के रूप में याद किए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जो पोएट हैं वाल्टर डिरामेरे एक ब्यूटीफुल लेडी की सुंदरता के साथ साथ यह वह इसलिए चिंतित हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस लेडी की खूबसूरती के बारे में याद कर रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे मरने के बाद वह सुंदरता पुनः किसी के द्वारा याद की जाएगी या नहीं की जाएगी। अब हम लोग थोड़ा सा लाइन बाय लाइन जो है आपका देखेंगे क्या क्या इसमें एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो पहला हमारा जो लाइन है कहता है हियर लाइन्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, चर्चा कर दिया, इंट्रोड्यूसेस हर ब्यूटी, एक खूबसूरत महिला के बारे में लाइन 1 में हमने जिक्र किया है, समझाया है। दूसरा है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, मींस लाइवली एंड ग्रेसफुल, उसकी सुंदरता के बारे में लाइवली जिक्र किया गया है। दैट इज द ब्यूटी वैनिसेस, वैनिसेस मतलब खत्म होना, ब्यूटी पासेस, ब्यूटी फेड्स, एक ऐसा समय ये हमेशा के लिए नहीं है, दैट इज एवर लास्टिंग नहीं है, ये क्या है, फॉर द टाइमिंग है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा आपकी सुंदरता में कमी आएगी। और चौथे लाइन में व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, अब यहाँ मेमोरी फेड्स, जैसे ही हमारी मृत्यु होगी, हमारा डेथ होगा, इसमें कौन इस लेडी को याद करेगा। तो हमारा जो पहला फर्स्ट स्टैंजा है जिसमें 4 लाइन है, एक पहले लाइन में ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बताया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरे लाइन में हमने उसकी सुंदरता की चर्चा की है। तीसरे लाइन में बताया है कि यह सुंदरता जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, ये नेचुरल ब्यूटी हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है। आपके एज जैसे जैसे ढलेंगे आपकी सुंदरता खत्म होगी, इसलिए यहाँ पर वैनिसेस की बात की गई है। और चौथे लाइन में पोएट जो है वो क्रम्बल कर रहा है कि मेरे बाद इस ब्यूटीफुल लेडी के बारे में क्या कोई चर्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने बताया ना कि जो 3 चीजें हैं आपको उस पर ध्यान देनी है जब भी आप आंसर करें। पहला जो है मैंने बताया था आपको पोएटिक डिवाइसेस, ये अगर आप अपने आंसर में लिख देते हैं तो एग्जामिनर को पता है कि आपने इस पोएम को पूरे तरीके से एनालिसिस, इसलिए मैंने पहले शुरू में ही लिख दिया था एनालिसिस, थीम, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, अब सबका हमने चर्चा भी किया। तो पोएटिक डिवाइस में क्या क्या यूज किए गए हैं इस पोएम में, तो हमारा जो पहला डिवाइस है वह है इमेजरी। अब आप अगर पोएटिक डिवाइसेस में इमेजरी की चर्चा करेंगे कि इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है वह है इमेजरी, दैट इज द विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेस एंड डीके, दोनों की चर्चा की गई है, ग्रेस की भी चर्चा की गई है और उसके सुंदरता के साथ साथ उसका डिकेइंग मतलब खत्म होना, दोनों की चर्चा की गई है। दूसरा जो हमारा पोएटिक डिवाइसेस है वह है मेटाफर। ऐसे तो पोएटिक डिवाइसेस बहुत हैं, लेकिन अगर हम टोटल इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस पढ़ लेंगे जिसमें से 24 बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस हैं, अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो मैक्सिमम आपके
पोएम जो है आपके +2 लेवल पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो मेटाफर में क्या है, ब्यूटी कंपेयर टू समथिंग फ्लीटिंग, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। हम कंपेयर करते हैं। और तीसरा जो हमने यूज किया है दैट इज द एलिजिक टोन, जिसमें सोलेम की चर्चा की है, लाइक एन इपिटाफ। तो ये सारे जब आप तीनों पोएटिक डिवाइसेस की चर्चा इस पोएम में करेंगे, पोएट के वर्क्स के साथ साथ, उसके अप्रिसिएशन के साथ साथ, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, आप स्ट्रक्चर, स्टाइल और पोएटिक जब तीनों की चर्चा जब आप कर देंगे तो आपका आंसर जो होगा वो समरी में कंप्लीट एनालिसिस को रिप्रेजेंट करेगा। तब एक आपके सिस्टमैटिक ढंग से आप अपने एनालिसिस को कंप्लीट कर पाएंगे और आप मैक्सिमम मार्क्स अपने एग्जाम में अचीव कर पाएंगे। इसलिए जब भी पोएम की चर्चा करें आप इन 3 मेजर फैक्टर्स को जरूर लिखें ताकि आपका आंसर जो है वह इफेक्टिव हो। अब इसमें हम इसमें हमने ऐड किया है जिसको हमने दिया है ऑथर्स इंटेंट। ऑथर्स इंटेंट मतलब कि हमारे जो पोएट हैं वाल्टर डे ला मरे, उनकी क्या क्या इंटेंट हैं इस पोएम में, उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे कि कहते हैं कि द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी, मतलब कि जो नेचर ऑफ ब्यूटी है वह फ्लीटिंग करता है, टाइम टू टाइम वैरी करता है। कोई जो नहीं है कि यह आपकी सुंदरता एक जैसी हो, वो फ्लीट करती है, समय अनुसार बदलते रहती है। दूसरा है इनएबिलिटी ऑफ डेथ की, क्योंकि जो डेथ है वो नेचुरल है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, ये कंफर्म है, इसलिए ये क्या है, इनएविटेबल है, शाश्वत के रूप में फिक्स नहीं है। और तीसरा है फेडिंग ऑफ ह्यूमन मेमोरी एंड लाइफ, मतलब कि हम आज इस दुनिया में जन्म लिए, बॉर्न किए, बॉर्न के बाद हमारा जीवन यहां से स्टार्ट होता है। तो बॉर्न और डेथ के बीच में क्या आता है, दोनों के बीच में अगर हम बात करें, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की बात करें, तो यहाँ पे हमारा वर्क आता है, जो कि हम पूरे समय तक हमने अपने लाइफ को कैसे जिया, अपने लाइफ में कौन कौन से काम पर्सनल लेवल पे, समाज लेवल पे और देश के लेवल पे काम किया, वह हमारा काम क्या है, ये मेमोरी ऑन लाइफ हमेशा वही यादगार के रूप में रहेगी। सुंदरता तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी जीवन खत्म, आपकी सुंदरता खत्म और आप चले गए कब्र में, लेकिन वह सुंदरता के साथ आपका जो वर्क है, आपने जो समाज के लिए किया है, वह हमेशा याद किया जाएगा। इसलिए इस पोएम के माध्यम से पोएट यही बताना चाहते हैं, बहुत सिंपल पोएम है। और इसमें अब जब हम आंसरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसका हम जब आपको कह दिया जाए कि इसका समरी लिखना है, तो समरी में आप कैसे लिखेंगे, इन चीजों को आपको समराइज करने के लिए सबसे पहले हमने क्या बताया था कि आप सबसे पहले अबाउट द पोएट लिखेंगे, दूसरे में हम अब पोएट के वर्क्स के बारे में चर्चा करेंगे, तीसरा जब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद अबाउट द पोएट के बाद उस इंट्रोडक्शन से लेकर के एनालिसिस में हम 3 चीजों पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर, दूसरा है हमारा थीम, तीसरा है हमारा स्टाइल, किस स्टाइल में लिखी गई है, और चौथा जो है वो पोएटिक डिवाइस। इनकी चर्चा हम जरूर करेंगे। तो इतने लिखने के बाद अब आपका समरी जो पार्ट है, पूरा पोएम का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में 5 नंबर के, वो पूरे इस पॉइंट के साथ कंप्लीट हो जाएंगे और आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। तो यह जो पोएम के माध्यम से यहाँ पोएट क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने नेचुरल ब्यूटी और वर्क्स की बात की है कि हम जो है जन्म लेने के साथ मृत्यु तक जो वर्क करते हैं वह
सुंदरता से ऊपर है, क्योंकि सुंदरता एक टाइम बीइंग के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन आपका जो वर्क है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, वो कंटिन्यूअस चलना है। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में, मुझे बताया कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1873 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो यूके इंग्लैंड में हुआ था। अब ये क्या क्या है इनके बारे में, ये पोएट भी हैं, ये नॉवेलिस्ट भी हैं, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, ये सारे चीजें आपको इसमें मेंशन करनी होगी, ठीक है ना। अब इनके जो वर्क्स हैं और वर्क्स के साथ साथ इनको एलिजाबेथन टू क्या किया इन्होंने, ऑनर किया। ये सारी चीजें जब आप मेंशन करेंगे तो कोई भी चीज आपके पॉइंट्स एग्जाम में छूटेंगे नहीं, और इसलिए मैंने आपको समरी के साथ साथ क्या क्या चीजें आपको आंसर में लिखना है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, और आपको इसकी सारी चर्चा अपने आंसर में करनी है। तो जब हम इन सारे चीजों की चर्चा करेंगे, और डेट कब हुई थी, 1956 में, ये सब मेंशन करना होगा आपको, ताकि आपका आंसर जो है एग्जामिनेशन में इफेक्टिव हो। राइटिंग जो भी लिखना है वो इफेक्टिव अप्रोच के साथ लिखना है। ये बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है कि हमें किस फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह से हम एक बार और इसको रिपीट कर रहे हैं कि द प्रेजेंट पोएम इज रिटन बाय वाल्टर डेलामेरे। एक लाइन कंप्लीट हो गया। ही वॉज द मॉडर्न पोएट इंक्लूडिंग नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। क्लियर। इसके बाद लिखेंगे द प्रेजेंट पोएम इज रिटन ऑन द ब्यूटी ऑफ अ ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्टर्न कंट्री। अब देखिए वेस्टर्न कंट्री की सबसे ब्यूटीफुल लेडी जो कहां है अभी, एन एपिटाफ, कब्र में बैठी हुई है। एंड द पोएट इज शोइंग द ट्रू लव, द ब्यूटी ऑफ द ब्यूटीफुल लेडी that continues with the whole incessant work, and that work should be identified by. Now which poetic device we are using? The same is the metaphor. Second is what? किस मीटर की है, which meter we have used? The iambic टेट्रामीटर। तो अब हम मीटर जब लिखेंगे तो इयाम्बिक टेट्रामीटर की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। स्टाइल की हमने बात किया, तो स्टाइल में हमने पैसिव स्टाइल की चर्चा की है। ये सारे मेंशन आपको करने होंगे अपने पॉइंट्स, तब जाकर के आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान देना है आपको, और तब जाकर के हम अपने समरी को कंटिन्यू करेंगे। और समरी का जो मेन पार्ट है वो क्या है, टॉक्स अबाउट द ब्यूटीफुल लेडी फर्स्ट। इसके साथ साथ जो 4 लाइन की हमने चर्चा की थी, उस 4 लाइन में स्टैंजा वाइज हमने चर्चा किया था। स्टैंजा वाइज हमने चर्चा किया था कि किस स्टैंजा में क्या क्या चीजें दी गई हैं। उन सारी चीजों को आपको अब मेंशन करते जाना है कि हमने फर्स्ट स्टैंजा में क्या किया, सेकंड स्टैंजा में क्या किया, थर्ड में क्या किया, फोर्थ में क्या किया, और तब आपका आंसर जो है कंप्लीट होगा। इस तरह से आप एक छोटे से पोएम को कैसे आप अवेल कराएंगे और उसके साथ साथ क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करेंगे,
वह मैंने आपको बता दिया। अब आपको जब आंसर तैयार करना है, चाहे वो समरी के रूप में हो या थीम के रूप में हो, उन सारे चीजों की चर्चा आप 1 बाय 1 करते जाएंगे। सिंपल जो है इसमें सबका आपका ब्यूटीफुल लेडी की चर्चा कर दी गई है। उसके बाद लाइट ऑफ स्वीट हार्ट वर्ड मींस लाइवली एंड ग्रेसफुल। तीसरे लाइन में ये जो हमारा ब्यूटीनेस है वो वैनिश होता है आफ्टर सम टाइम, ये कंटिन्यूअस नहीं रह पाता है। और चौथे में कि पोएट जो है वह दुखी है क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तो मेरे बाद कौन इस ब्यूटीफुल लेडी को याद करेगा, दैट मेमोरी फेड्स अबाउट दैट। यह हमारा जो है आज के पोएम का समरी था, जिसमें हमने अबाउट द पोएट की बात की, अबाउट द पोएट्स वर्क की बात की, उसके बाद अलावा हमने स्ट्रक्चर, थीम और स्टाइल की बात की, फिर हमने इस समरी की बात की कि इसका समरी क्या है। और कुल मिलाकर के जब एक फाइनल वे में जब आप अपने आंसर तैयार करेंगे तो सारे चीजों की चर्चा जरूर करेंगे। इसके बाद फाइनल वे में आप ऑथर्स इंटेंट की चर्चा करेंगे, जिसमें हमने आपको बता दिया था 3 पॉइंट्स के बारे में कि नेचर ऑफ ब्यूटी की चर्चा किया गया है, डेथ जो है वो हमेशा इनऑर्डिनरी है, शाश्वत है, और ह्यूमन मेमोरी और लाइफ यही हमेशा जो है वह जीवित रह पाती है लाइफ में। इसी के साथ आज का जो हमारा पोएम है यही समाप्त होता है, और आशा करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आप पुनः मैं दूसरे टॉपिक को लेकर के जो कि प्रोज से होगा। आज हमने आपको पोएम पढ़ाया, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रोज से होगा, लेकिन जितने चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें आपके समरी में मेंशन होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।